भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। मंच पर विराजमान गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्र में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मनोहर लाल जी, सीआर पाटिल जी, गुजरात सरकार के अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और गुजरात के कोने कोने से यहां उपस्थित मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं 2 दिन से गुजरात में हूं। कल मुझे वडोदरा, दाहोद, भूज, अहमदाबाद और आज सुबह सुबह गांधीनगर, मैं जहां जहां गया ऐसा लग रहा है देशभक्ति का ज्वार। गर्जना करता सिंदूरिया सागर, सिंदूरिया सागर की गर्जना और लहराता तिरंगा जन मन के हृदय में मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम, एक ऐसा नजारा था, एक ऐसा दृश्य था। और ये सिर्फ गुजरात में नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में है। हर हिंदुस्तानी के दिल में है। शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकाल के रहेंगे। साथियों, (1947) में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन
इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता। और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम झेलते रहे और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। और पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते हैं और इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू किया। सैन्य प्रशिक्षण होता है, सैन्य प्रशिक्षित आतंकवादी भारत भेजे जाते हैं और निर्दोष निहत्थे लोग कोई यात्रा करने गया है, कोई बस में जा रहा है, कोई होटल में बैठा है, कोई टूरिस्ट बन के जा रहा है, जहां मौका मिला वे मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे और हम सहते रहे। आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जल मुठ से उखाड़ देना चाहिए? साथियों, ये देश उस महान सांस्कृतिक परंपरा को लेकर के चला है, वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारे संस्कार है, ये हमारा चरित्र है, सदियों से हमने इसे जिया है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। हम अपने पड़ोसियों का भी सुख चाहते हैं, वे भी सुख चैन से जिए, हमें भी सुख चैन से जीने दे। ये हमारा हजारों साल से चिंतन रहा है। लेकिन जब बार बार हमारे सामर्थ्य को ललकारा जाए तो ये देश वीरों की भी भूमि है। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है,
जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में साथियों, 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। और मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। हम अपने काम में लगे थे, प्रगति के राह पर चले थे। हम सबका भला चाहते हैं और मुसीबत में मदद भी करते हैं। लेकिन बदले में खून की नदियां बहती है। मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा। सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2%, 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं। इतने से वहां फ्लड आ जाता है। साथियों, हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते हैं। हम सुख चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं। हम प्रगति भी इसलिए करना चाहते हैं कि विश्व की भलाई में हम भी कुछ योगदान कर सके। और इसीलिए
एक निष्ठ भाव से कोटि कोटि भारतीयों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। कल 26 मई था। 2014 में 26 मई मुझे पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने का अवसर मिला और तब भारत की इकोनॉमी दुनिया में 11 नंबर पर थे। हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी, हमने पड़ोसियों से भी मुसीबतें झेली, हमने प्राकृतिक आपदा भी झेली। इन सब के बावजूद भी इतने कम समय में हम 11 नंबर की इकोनॉमी से 4 नंबर की इकोनॉमी पहुंच गए। क्योंकि हमारा ये लक्ष्य है, हम विकास चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं। और एक के बाद योजनाएं। और साथियों, मैं गुजरात का ऋणी हूं। इस मिट्टी ने मुझे बड़ा किया है। यहां से मुझे जो शिक्षा मिली, दीक्षा मिली, यहां से जो मैं आप सबके बीच रह करके सीख पाया, जो मंत्र आपने मुझे दिए, जो सपने आपने मेरे में संजोए, मैं उसे देशवासियों के काम आए इसके लिए कोशिश कर रहा हूं। मुझे खुशी है कि आज गुजरात सरकार ने शहरी विकास वर्ष 2005 में इस कार्यक्रम को किया था, 20 वर्ष मनाने का। और मुझे खुशी इस बात की हुई कि 20 साल के शहरी विकास की यात्रा का जयगान करने का कार्यक्रम नहीं बनाया। गुजरात सरकार ने उन 20 वर्ष में से जो हमने पाया है, जो सीखा है, उसके आधार पर आने वाले शहरी विकास को नेक्स्ट जनरेशन के लिए उन्होंने उसका रोडमैप बनाया और आज वो रोडमैप गुजरात के लोगों के सामने रखा है। मैं इसके लिए गुजरात सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, उनकी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने हैं। किसी को भी संतोष होगा कि अब जापान को भी पीछे छोड़ करके हम आगे निकल गए। और मुझे याद है, हम जब 6 से 5 बने थे तब देश में और ही उमंग था, बड़ा उत्साह था, खास करके नौजवानों में। और उसका कारण ये था कि 250 साल तक जिन्होंने हम पर राज किया था ना, उस यूके को पीछे छोड़ करके हम 5 बने थे। लेकिन अब 4 बनने का आनंद जितना होना चाहिए, उससे ज्यादा 3 कब बनोगे इसका दबाव बढ़ रहा है। अब देश इंतजार करने को तैयार नहीं है। और अगर कोई ने इंतजार करने के लिए कहा तो पीछे से नारा आता है, मोदी है तो मुमकिन है।
और इसलिए साथियों, एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे। आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा। अब कल्पना कीजिए, 1920, 25, 30, 40, 42 उस कालखंड में चाहे भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, नेताजी सुभाष बाबू हो, वीर सावरकर हो, श्यामजी कृष्ण वर्मा हो, महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल हो, इन सब ने जो भाव पैदा किया था और देश के जन मन में आजादी की ललक न होती, आजादी के लिए जीने मरने की प्रतिबद्धता न होती, आजादी के लिए सहन करने की इच्छा शक्ति न होती, तो शायद 1947 में आजादी नहीं मिलती। ये इसलिए मिली कि उस समय जो 25-30 करोड़ आबादी थी, वे बलिदान के लिए तैयार हो चुकी थी। अगर 25-30 करोड़ लोग संकल्पबद्ध होकर के 20 साल 25 साल के भीतर भीतर अंग्रेजों को यहां से निकाल सकते हैं, तो आने वाले 25 साल में 140 करोड़ लोग विकसित भारत बना भी सकते हैं दोस्तों। और इसलिए 2030 में जब गुजरात के 75 वर्ष होंगे, मैं समझता हूं कि हमने अभी से 30 में होंगे ना, 35 में जब गुजरात के 75 वर्ष होंगे, हमने अभी से नेक्स्ट 10 ईयर का पहले एक प्लान बनाना चाहिए कि जब गुजरात के 75 होंगे तब गुजरात यहां पहुंचेगा, उद्योग में यहां होगा, खेती में यहां होगा, शिक्षा में यहां होगा, खेलकूद में यहां होगा। हमें एक संकल्प ले लेना चाहिए और जब गुजरात 75 का हो, उसके 1 साल के बाद जो ओलंपिक होने वाला है, देश चाहता है कि वो ओलंपिक हिंदुस्तान में हो। और इसलिए साथियों, जिस प्रकार से हमारा ये एक लक्ष्य है कि हम जब गुजरात के 75 साल हो जाए, और आप देखिए जब गुजरात बना उस समय के अखबार निकाल दीजिए, उस समय की चर्चाएं निकालिए, क्या चर्चाएं होती थी कि गुजरात महाराष्ट्र से अलग होकर क्या करेगा, गुजरात के पास क्या है, समंदर है, खारा पाट है, इधर रेगिस्तान है, उधर पाकिस्तान है, क्या करेगा, गुजरात के पास कोई मिनरल्स नहीं, गुजरात कैसे प्रगति करेगा। ये ट्रेडर हैं सारे, इधर से माल लेते हैं, उधर बेचते हैं, बीच में दलाली से रोजी रोटी कमा करके गुजारा करते, क्या करेंगे, ऐसी चर्चा थी। वही गुजरात जिसके पास एक जमाने में नमक से ऊपर कुछ नहीं था, आज दुनिया को हीरे के लिए गुजरात जाना जाता है।
कहां नमक, कहां हीरे, ये यात्रा हमने काटी है। और इसके पीछे सुविचारित रूप से प्रयास हुआ है, योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाए हैं। हमारे यहां आमतौर पर गवर्नेंस के मॉडल की चर्चा होती है कि सरकार में साइलोज ये सबसे बड़ा संकट है। एक डिपार्टमेंट दूसरे से बात नहीं करता है, एक टेबल वाला दूसरे टेबल वाले से बात नहीं करता है, ऐसी चर्चा होती है। कुछ मात्रा में सही भी होगा, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन है क्या? मैं आज आपको बैकग्राउंड बताता हूं। ये शहरी विकास वर्ष अकेला नहीं, हमने उस समय हर वर्ष को किसी न किसी एक विशेष काम के लिए डेडिकेट करते थे। जैसे 2005 में शहरी विकास वर्ष मना गया। एक साल ऐसा था जब हमने कन्या शिक्षा के लिए डेडिकेट किया था। एक वर्ष ऐसा था जो हमने पूरा टूरिज्म के लिए डेडिकेट किया था। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब काम बंद करते थे, लेकिन सरकार के सभी विभागों को उस वर्ष अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है तो उसको भी अर्बन डेवलपमेंट में वो कंट्रीब्यूट क्या कर सकता है, हेल्थ विभाग है तो अर्बन डेवलपमेंट ईयर में कंट्रीब्यूट क्या कर सकता है, जल संरक्षण मंत्रालय है तो वो अर्बन डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है तो वो अर्बन डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। यानी एक प्रकार से होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, इस भूमिका से ये वर्ष मना। और आपको याद होगा जब हमने टूरिज्म ईयर बनाया तो पूरे राज्य में, उसके पहले गुजरात में टूरिज्म की कल्पना ही कोई नहीं कर सकता, विशेष प्रयास किया गया। उसी समय एड कैंपेन चलाया, कुछ दिन को गुजारा गुजरात में। एक एक चीज उसमें से निकली, उसी में से रणोत्सव निकला, उसी में से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना, उसी में से आज सोमनाथ का विकास हो रहा है, गिर का विकास हो रहा है, अंबाजी का विकास हो रहा है, एडवेंचर स्पोर्ट्स आ रही हैं, यानी एक के बाद एक चीजें डेवलप होने लगी। वैसे ही जब अर्बन डेवलपमेंट ईयर बनाया, और मुझे याद है मैं राजनीति में नया नया आया था और कुछ समय के बाद हम अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सबसे पहले जीते। तब तक हमारे पास एक राजकोट म्युनिसिपैलिटी हुआ करती थी, तब वो कॉर्पोरेशन नहीं थी। और हमारे एक प्रहलाद भाई पटेल थे, पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता थे, बहुत ही इनोवेटिव थे, नई नई चीजें सोचना उनका स्वभाव था। मैं नया राजनीति में आया था तो प्रहलाद भाई एक दिन आए मिलने के लिए। उन्होंने कहा ये हमें जरा, उस समय चिमन भाई पटेल की सरकार थी, तो हमने चिमन भाई और भाजपा के लोग छोटे पार्टनर थे, तो हमने चिमन भाई को मिलकर के समझाना चाहिए कि ये जो लाल बस अहमदाबाद की है उसको जरा अहमदाबाद के बाहर जाने दिया जाए। तो उन्होंने मुझे समझाया। फिर मैं और प्रहलाद भाई चिमन भाई को मिलने गए। हमने बहुत माथापच्ची की। हमने कहा ये सोचने जैसा है कि ये लाल बस अहमदाबाद के बाहर गोरा, गुमा, लांभा, उधर नरोड़ा की तरफ आगे, देहगाम की तरफ, इधर कलोल की तरफ आगे, उधर साणंद की तरफ आगे, उसको जाने देना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन का विस्तार करना चाहिए। तो सरकार के जैसे सचिवों का स्वभाव रहता है, यहां बैठे हैं सारे, उस समय वाले तो रिटायर हो गए। एक बार एक कांग्रेसी नेता को पूछा गया था कि देश की समस्याओं का समाधान करना है तो 2 वाक्य में बताइए। कांग्रेस के एक नेता ने जवाब दिया था, वो मुझे आज भी अच्छा लगता है। ये कोई 40 साल पहले की बात है। उन्होंने कहा देश में 2 चीजें होनी चाहिए, एक पॉलिटिशियंस ना कहना सीखे और ब्यूरोक्रेट हाँ कहना सीखे।
तो बोले सारी समझ होगा, पॉलिटिशियन किसी को ढा नहीं कहता और ब्यूरोक्रेट किसी को हार ही कहता है। तो उस समय चिमन भाई के पास गए तो उन्होंने पूछा सबसे, हम दोबारा गए, तीसरी बार गए, नहीं एसटी को नुकसान हो जाएगा, एसटी को कमाई बंद हो जाएगी, एसटी बंद पड़ जाएगी, एसटी घाटे में चल रही है, लाल बस वहां नहीं भेज सकते, मगर बहुत दिन चला। 3-4 महीने तक हमारी माथापच्ची चली। खैर हमारा दबाव इतना था कि आखिर लाल बस को लांबा गोरा गुमा ऐसा एक्सटेंशन मिला। उसका परिणाम है कि अहमदाबाद का विस्तार तेजी से उधर साणंद की तरफ हुआ, इधर देहकाम की तरफ हुआ, उधर कलोल की तरफ हुआ, उधर अहमदाबाद की तरफ हुआ। तो अहमदाबाद पर जो प्रेशर एकदम तेजी से बढ़ने वाला था, उसमें स्टेजीज आए, बच गए। छोटी सी बात थी। तब जाकर के, मैं तो उस समय राजनीति में नया था, मुझे कोई ज्यादा इन चीजों को मैं जानता भी नहीं था, लेकिन तब समझ में आता था कि हम तत्कालीन लाभ से ऊपर उठ करके सचमुच में राज्य की और राज्य के लोगों की भलाई के लिए हिम्मत के साथ, लंबी सोच के साथ चलेंगे तो बहुत लाभ होगा। और मुझे याद है जब अर्बन डेवलपमेंट ईयर मनाया तो पहला काम आया ये एंक्रोचमेंट हटाने का। अब जब एंक्रोचमेंट हटाने की बात आती तो सबसे पहले रुकावट बनता है पॉलिटिकल आदमी, किसी भी दल का, वो आके खड़ा हो जाता है कि उसका लगता है मेरे वोटर है, तुम तोड़ रहे हो। और अफसर लोग भी बड़े चतुर होते हैं, जब उनको कहते हैं कि ये सब तोड़ना है तो पहले जाकर को हनुमान जी का मंदिर तोड़ते हैं। तो ऐसा तूफान खड़ा हो जाता है कि कोई भी पॉलिटिशियन डर जाता है, उसको लगता है ये हनुमान जी का मंदिर तोड़ दिया। वाहो, हमने बड़ी हिम्मत दिखाई। उस समय हमारे आईके शायद अर्बन मिनिस्टर थे, और उसका परिणाम ये आया कि रास्ते चौड़े होने लगे। तो जिसका 2 फुट 4 फुट कटता था वो चिल्लाता था, लेकिन पूरा शहर खुश हो जाता था। इसमें एक स्थिति ऐसी बनी, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब मैंने तो 2005 अर्बन डेवलपमेंट ईयर घोषित कर दिया, उसके लिए कोई 80-90 पॉइंट निकाले थे, बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो पार्टी से ऐसे ही मेरी बात हुई थी कि भाई ऐसा एक अर्बन डेवलपमेंट ईयर होगा, जरा सफाई वगैरह के कामों में सबको जुड़ना पड़ेगा सब। लेकिन जब ये तोड़ना शुरू हुआ तो मेरी पार्टी के लोग आए, ये बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं मैं। उन्होंने कहा साहब ये 2005 में तो अर्बन बॉडी की चुनाव है, हमारी हालत खराब हो जाएगी, ये सब चारों तरफ तोड़फोड़ चल रही है। मैंने कहा यार भाई ये तो मेरे ध्यान में नहीं रहा, और सचमुच में मेरे ध्यान में वो चुनाव था ही नहीं। अब मैंने कार्यक्रम बना दिया। अब साहब मेरा भी एक स्वभाव है, हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं डगलू बरू के ना हटबू। तो मैंने कहा देखिए भाई आपकी चिंता सही है, लेकिन अब पीछे नहीं हट सकते। अब तो ये अर्बन डेवलपमेंट ईयर ये होगा, हार जाएंगे चुनाव क्या है, जो भी होगा। हम किसी का बुरा करना नहीं चाहते, लेकिन गुजरात में शहरों का रूप रंग बदलना बहुत जरूरी है। साथियों हम लोग लगे रहे, काफी विरोध भी हुआ, काफी आंदोलन हुए, बहुत परेशानी हुई। यहां मीडिया वालों को भी बड़ा मजा आ गया कि मोदी अब शिकार आ गया हाथ में, तो वो भी बड़ी तुरी ताकत से लग गए थे। और उसके बाद जब चुनाव हुआ, देखिए मैं राजनेताओं को कहता हूं, मैं देश भर के राजनेता मुझे सुनते हैं तो देखना कहना हूं, अगर आपने सदनिष्ठा से ईमानदारी से लोगों की भलाई के लिए निर्णय करते हैं, तत्कालीन भले बुरा लगे लोग साथ चलते हैं। और उस समय जो चुनाव हुआ
90% विक्ट्री बीजेपी की हुई थी। 90%। यानी लोग जो मानते हैं कि जनता ये नहीं और मुझे याद है अभी ये जो यहां अटल ब्रिज बना है ना, तो मुझे ये साबरमती रिवर फ्रंट पे, तो पता नहीं क्यों मुझे उद्घाटन के लिए बुलाया था। कई कार्यक्रम थे तो मैंने कहा चलो भी हम भी देखने जाते, तो मैं जरा वो अटल ब्रिज पर टहलने गया। तो वहां मैंने देखा कुछ लोगों ने पान की पिचकारियां लगाई थी। अभी तो उद्घाटन होना था लेकिन कार्यक्रम हो गया था। तो मेरा दिमाग, मैंने कहा इस पर टिकट लगाओ। तो ये सारे लोग आ गए, साहब चुनाव है, उसके बाद चुनाव था, बोले टिकट नहीं लगा सकते। मैंने कहा टिकट लगाओ वरना ये तुम्हारा अटल ब्रिज बेकार हो जाएगा। फिर मैं दिल्ली गया, मैंने दूसरे दिन फोन करके पूछा, मैंने कहा क्या हुआ टिकट लगाने का? एक दिन भी बिना टिकट नहीं चलना चाहिए। साथियों, खैर मेरा मान सम्मान रखते हैं सब लोग, आखिरकार हमारे लोगों ने ब्रिज पर टिकट लगा दिया। आज टिकट भी हुआ, चुनाव भी जीते दोस्तों, और वो अटल ब्रिज चल रहा है। मैंने कांकेरिया का पुनर्निर्माण का कार्यक्रम लिया, उसको टिकट लगाया, तो कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन किया, कोर्ट में चले गए। लेकिन वो छोटा सा प्रयास पूरे कांकेरिया को बचा के रखा हुआ है, और आज समाज का हर वर्ग बड़े सुख चैन से वहां जाता है। कभी कभी राजनेताओं को बहुत छोटी चीजें डर जाते हैं। समाज विरोधी नहीं होता है, उसको समझाना होता है, वो सहयोग करता है और अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। देखिए, शहरी विकास की एक एक चीज इतनी बारीकी से बनाई गई और उसी का परिणाम था। और मैं आपको बताता हूं, ये जो अब मुझ पर दबाव बढ़ने वाला है, वो ऑलरेडी शुरू हो गया कि मोदी ठीक है 4 नंबर तो पहुंच गए, बताओ 3 कब पहुंचोगे? इसकी एक जड़ी बूटी आपके पास है। अब जो हमारे ग्रोथ सेंटर हैं वो अर्बन एरियाज हैं। हमें अर्बन बॉडीज को इकोनॉमी के ग्रोथ सेंटर बनाने का प्लान करना होगा। अपने आप जनसंख्या के कारण वृद्धि होती चले, ऐसे शहर नहीं हो सकते हैं। शहर आर्थिक गतिविधि के तेज तर्रार केंद्र होने चाहिए। और अब तो हमने टियर 2, टियर 3 सिटी पे भी बल देना चाहिए, और वो इकोनॉमी एक्टिविटी के सेंटर बनने चाहिए। और मैं तो पूरे देश की नगरपालिका, महानगरपालिका के लोगों को कहना चाहूंगा, अर्बन बॉडी से जुड़े हुए सब लोगों से कहना चाहूंगा कि वे टारगेट करें कि 1 साल में उस नगर की इकोनॉमी कहां से कहां पहुंचाएंगे, वहां की अर्थव्यवस्था का कद कैसे बढ़ाएंगे, वहां जो चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं उसमें क्वालिटी इंप्रूव कैसे करेंगे, वहां नए नए इकोनॉमिक एक्टिविटी के रास्ते कौन से खोलेंगे। ज्यादातर मैंने देखा नगर पालिकाएं जो नई नई बनती है तो क्या करते हैं, एक बड़ा शॉपिंग सेंटर बना देते हैं। पॉलिटिशियनों को भी जरा सूट करता है, वो 30-40 दुकानें बना देंगी और 10 साल तक लेने वाला नहीं आता है। इतने से काम नहीं चलेगा। स्टडी करके, और खास करके जो एग्रो प्रोडक्ट है, मैं तो टियर 2, टियर 3 सिटी के लिए कहूंगा, जो किसान पैदावार करता है उसका वैल्यू एडिशन, ये इन नगर पालिकाओं में शुरू हो। आसपास से खेती की चीजें आए, उसमें से कुछ वैल्यू एडिशन हो, गांव का भी भला होगा, शहर का भी भला होगा। उसी प्रकार से आपने देखा होगा इन दिनों स्टार्टअप में भी आपको ध्यान में आया होगा कि पहले स्टार्टअप बड़े शहर के बड़े उद्योग घरानों के आसपास चलते थे। आज देश में करीब 2 लाख स्टार्टअप हैं और ज्यादातर टियर 2, टियर 3 सिटी में है। और इसमें भी गर्व की बात है कि उसमें काफी नेतृत्व हमारी बेटियों के पास है। बेटियों के पास है, स्टार्टअप की लीडरशिप बेटियों के हाथ में है।
ये एक बहुत बड़ी क्रांति की संभावनाओं को जन्म देता है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि अर्बन डेवलपमेंट ईयर के जब 20 साल मना रहे हैं और एक सफल प्रयोग को हम याद करके आगे की दिशा तय करते हैं, तब हम टियर 2, टियर 3 सिटी को भी बल दें। शिक्षा में भी टियर 2, टियर 3 सिटी काफी आगे रहा। इस तरह देख लीजिए, पहले एक जमाना था कि 10th और 12th के रिजल्ट आते थे तो जो नामी स्कूल्स रहते थे बड़े, उसी के बच्चे फर्स्ट 10 में होते थे। इन दिनों शहरों की बड़ी बड़ी स्कूलों का नामो निशान नहीं होता है। टियर 2, टियर 3 सिटी की स्कूल के बच्चे पहले 10 में आते हैं। देखा होगा आपने, गुजरात में भी यही हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे छोटे शहरों के पोटेंशियल, उसकी ताकत बढ़ रही है। खेल का देखिए, पहले क्रिकेट देखिए आप, क्रिकेट तो हिंदुस्तान में हर गली मोहल्ले में खेला जाता है, लेकिन बड़े शहर के बड़े रहीशी परिवारों से ही खेलकूद क्रिकेट अटका हुआ था। आज सारे खिलाड़ी में से आधे से ज्यादा खिलाड़ी टियर 2, टियर 3 सिटी गांव के बच्चे हैं जो खेल में इंटरनेशनल खेल खेल करके कमाल करते हैं। यानी हम समझे कि हमारे शहरों में बहुत पोटेंशियल है। और जैसा मनोहर जी ने भी कहा और यहां वीडियो में भी दिखाया गया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जी। 4 में से 3 नंबर की इकोनॉमी के पहुंचने के लिए हम हिंदुस्तान के शहरों की अर्थव्यवस्था पर अगर फोकस करेंगे तो हम बहुत तेजी से वहां भी पहुंच पाएंगे। साथियों, ये गवर्नेंस का एक मॉडल है। दुर्भाग्य से हमारे देश में एक ऐसे इकोसिस्टम ने जमीनों में अपनी जड़ें ऐसी जमाई हुई है कि इस भारत के सामर्थ्य को हमेशा नीचा दिखाने में लगी है। वैचारिक विरोध के कारण व्यवस्थाओं के विकास का अस्वीकार करने का उनका स्वभाव बन गया है। व्यक्ति के प्रति पसंद नापसंद के कारण उसके द्वारा की गई हर काम को बुरा बता देना एक फैशन का तरीका चल पड़ा है और उसके कारण देश की अच्छी चीजों का नुकसान हुआ है। ये गवर्नेंस का एक मॉडल है। अब आप देखिए, हमने शहरी विकास पर तो बल दिया, लेकिन वैसा ही जब मुझे आपने दिल्ली भेजा तो हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक के विचार किया कि हर राज्य में एकाध जिला, एकाध तहसील ऐसी होती हैं जो इतना पीछे होता है कि वो स्टेट की सारी एवरेज को पीछे खींच ले जाता है। आप जंप लगा ही नहीं सकते, वो बेड़ियों की तरह होता है। मैंने कहा पहले इन बेड़ियों को तोड़ना है। और देश में 100 के करीब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, उनको आइडेंटिफाई किया गया। एक 40 पैरामीटर से देखा गया कि यहां क्या जरूरत है। अब 500 ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं। होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ फोकस किया गया, यंग अफसरों को लगाया गया, फुल टेन्योर के साथ काम करे ऐसा लगाया। आज दुनिया के लिए एक मॉडल बन चुका है और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको भी लग रहा है कि हमारे यहां विकास के इस मॉडल की ओर हमें चलना चाहिए। हमारा एकेडमिक वर्ल्ड भारत के इन प्रयास और सफल प्रयासों के विषय में सोचे, और जब एकेडमिक वर्ल्ड इस पर सोचता है तो दुनिया के लिए भी वो एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में काम आता है। साथियों, आने वाले दिनों में टूरिज्म पर हमें बल देना चाहिए। गुजरात ने कमाल करके दिया है जी। कोई सोच सकता है कच्छ के रेगिस्तान में जहां कोई जाने का नाम नहीं लेता था, वहां आज जाने के लिए बुकिंग नहीं मिलता है, बुकिंग नहीं मिलता है। चीजों को बदला जा सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा स्टैच्यू, ये अपने आप में अद्भुत है। मुझे बताया गया कि वड़नगर में जो म्यूजियम बना है, कल मुझे एक यूके के एक सज्जन मिले थे, उन्होंने कहा कि मैं वड़नगर का म्यूजियम देखने गया
ये इंटरनेशनल लेवल में इतने ग्लोबल स्टैंडर्ड का वो म्यूजियम बना है और भारत में काशी जैसे बहुत कम जगह हैं कि जो अविनाशी है, जो कभी भी मृतप्राय नहीं हुए, जहां हर पल जीवन रहा है, उसमें एक वड़नगर है जिसमें 2800 साल तक के सबूत मिले। अभी हमारा काम है कि वो इंटरनेशनल टूरिस्ट मैप पर कैसे आए। हमारा लोथल, जहां हम एक म्यूजियम बना रहे हैं, मैरीटाइम म्यूजियम, 5000 साल पहले मैरीटाइम में दुनिया में हमारा डंका बजता था। धीरे धीरे हम भूल गए। लोथल उसका जीता जागता उदाहरण है। लोथल में दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम बन रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इन चीजों का कितना लाभ होने वाला है। और इसलिए मैं कहता हूं, 2005 का हुए समय था जब पहली बार गिफ्ट सिटी के आइडिया को कंसीव किया गया। और मुझे याद है, शायद हमने इसका लॉन्चिंग टैगोर हॉल में किया था। तो उसके बड़े बड़े जो हमारे मन में डिजाइन थी, उसके चित्र लगाए थे। तो मेरे अपने ही लोग पूछ रहे थे, ये होगा? इतने बड़े बिल्डिंग टावर बनेंगे? मुझे बराबर याद है। यानी जब मैं उसका मैप वगैरह और उसका प्रेजेंटेशन दिखाता था केंद्र के कुछ नेताओं को, तो वो भी मुझे कह रहे थे, कह रहे भारत जैसे देश में क्या कर रहे हो तुम? मैं सुनता था। आज वो गिफ्ट सिटी, हिंदुस्तान का हर राज्य कह रहा है कि हमारे यहां भी एक गिफ्ट सिटी होना चाहिए। साथियों, एक बार कल्पना को करते हुए उसको जमीन पर, धरातल पर उतारने का अगर हम प्रयास करें तो कितने बड़े अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, ये हम भली भांति देख रहे हैं। वही कालखंड था, रिवर फ्रंट को कंसीव किया। वही कालखंड था जब दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने का सपना देखा, पूरा किया। वही कालखंड था दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू बनाने के लिए सोचा, पूरा किया। भाइयों बहनों, एक बार हम मान के चले, हमारे देश में पोटेंशियल बहुत है, बहुत सामर्थ्य है। साथियों, मुझे पता नहीं क्यों निराशा जैसी चीज मेरे मन में आती नहीं है। मैं इतना आशावादी हूं और मैं सामर्थ्य को देख पाता हूं जी। मैं दीवारों के उस पार देख सकता हूं, मेरे देश के सामर्थ्य को देख सकता हूं, मेरे देशवासियों के सामर्थ्य को देख सकता हूं। और इसी के भरोसे हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और इसलिए आज मैं गुजरात सरकार का बहुत आभारी हूं कि आप मुझे यहां आने का मौका दिया है। कुछ ऐसी पुरानी बातें आज ताजा करने का मौका मिल गया। लेकिन आप विश्वास करिए दोस्तों, गुजरात की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम देने वाले लोग हैं, हमें देश को हमेशा देना चाहिए। और हम इतनी ऊंचाई पर गुजरात ले जाएं, इतनी ऊंचाई पर ले जाएं कि देशवासियों के लिए गुजरात काम आना चाहिए। दोस्तों, इस महान परंपरा को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे विश्वास है गुजरात एक नए सामर्थ्य के साथ, अनेकविध नई कल्पनाओं के साथ, अनेकविध नए इनिशिएटिव के साथ आगे बढ़ेगा। मुझे मालूम है मेरा भाषण शायद कितना लंबा हो गया होगा, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन कल मीडिया में 2-3 चीजें आएगी, वो भी मैं बता देता हूं। मोदी ने अफसरों को डांटा मोदी ने अफसरों की धुलाई की, वगैरह वगैरह वगैरह। खैर वो तो कभी कभी चटनी होती है ना, इतना ही समझ लेना चाहिए। लेकिन जो बाकी बातें मैंने याद की है उसको याद करके जाइए। और ये सिंदूर या मिजाज,
ये सिंदूरिया स्पिरिट दोस्तों 6 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से प्रारंभ हुआ था, लेकिन अब ये ऑपरेशन सिंदूर जन बल से आगे बढ़ेगा। और जब मैं सैन्य बल और जन बल की बात करता हूं तब ऑपरेशन सिंदूर जन बल का मतलब मेरा होता है जन जन देश के विकास के लिए भागीदार बने, दायित्व संभालें। हम इतना तय कर लें कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे। देश सशक्त होना चाहिए, देश समर्थ होना चाहिए, देश का नागरिक सामर्थ्यवान होना चाहिए। और इसके लिए हमने वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो आपके पास है फेंक देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप नया नहीं लेंगे। और शायद 1-2% चीजें ऐसी हैं जो शायद आपको बाहर के लेनी पड़े, जो हमारे यहां उपलब्ध ना हो। बाकी आज हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं। आपने देखा होगा, आज से पहले 25 साल 30 साल पहले विदेश से कोई आता था तो लोग लिस्ट भेजते थे कि ये ले आना, ये ले आना। आज विदेश से आते हैं, वो पूछते हैं कि कुछ लाना है, तो यहां वाले के नहीं, यहां सब है, मत लाओ, सब कुछ है। हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से नहीं, जनबल से जीतना है दोस्तों। और जनबल आता है मातृभूमि की मिट्टी में पैदा हुई हर पैदावार से आता है। इस मिट्टी की जिसमें सुगंध हो, इस देश के नागरिक के पसीने की जिसमें सुगंध हो, उन चीजों का मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर को जन जन तक, घर घर तक लेके जाता हूं, आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देख के जाएंगे। दोस्तों, इसी एक अपेक्षा के साथ मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जरा तिरंगे ऊपर लहराने चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे 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 वंदे
वंदे। धन्यवाद जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी संबोधन, आपकी गरिमामय उपस्थिति, राज्य और राष्ट्र को अनेकविध भेंट और सशक्त नेतृत्व के लिए हम सभी एक बार हाथ जोड़कर तालियों की गुंजारा के साथ आभार व्यक्त करते हैं।